दिव्य ज्योति फाउंडेशन क्लासेस। और आज करने जा रहे हैं हम अपना क्लास 10 का सिर्फ इसका चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा पावर शेयरिंग। तो क्लास इधर देते हैं, क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है ये। सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा, जो कि है पावर शेयरिंग। ये वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है। जैसे पहले वही है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है, थोड़ा जो है केस स्टडी है इसमें, फिर वाई पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो है हमारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, फिर वहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो इसमें मेन अगर टॉपिक देखे जाए तो क्वेश्चन अगर जहाँ से आने के चांसेस होते हैं वो आपके जो थोड़े से एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो आपके दो केस स्टडी हैं, श्रीलंका और बेल्जियम का, तो वहाँ से आएगा। और जो दूसरा कहीं से आ सकता है तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है आपके जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, उसमें चेक एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो उसमें से पर्टिकुलर बन सकता है, और वो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का। ठीक है, तो इस चैप्टर में से अगर मैं पहले इम्पोर्टेंट पार्ट बता दूँ तो फिर आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग। देखो पावर शेयरिंग का मतलब, हम देखो चैप्टर के मतलब को अच्छे से समझते हैं। मतलब चैप्टर कह किस बात को रहा है, ताकि अगर हम उस चीज को समझ जाएंगे तो फिर आसानी से हम चैप्टर को भी बड़े इजीली से समझेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर को शेयर करना, डिवाइड करना, है ना। तो पावर शेयरिंग यहाँ पे जैसे होता है ना, हम शेयर करते हैं कोई चीज। अगर मान लो कोई एक ही चीज है, मतलब कि दो लोग हैं लेकिन चीज एक है, तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर कर देते हैं। वैसे ही हमारा पावर है, तो पावर को शेयर करना है। अब पावर को देखो, अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, वैसे हम देखो पॉलिटिक्स में तो पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर घर में भी हम देखेंगे तो घर में भी हमें पावर शेयरिंग को देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप हो और आप भाई बहन हो, ठीक है। तो आप अगर सपोज करो सारे जो डिसीजंस हैं, तो मतलब कि घर में कौन से टीवी, फॉर एग्जाम्पल घर में कौन से टीवी प्रोग्राम्स चलेंगे, घर पे कौन सा, मतलब कि सब कौन सी गेम्स खेलनी है, कौन कैसे कपड़े पहनो, क्या बनेगा, सब आपके भाई के हिसाब से चल, मतलब आपके बड़े भाई के हिसाब से चले, तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा ना, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा ना। फिर मतलब कि थोड़ा सा एकदम टेंशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप दोनों भाई मतलब शिपिंग्स की अच्छी नहीं होगी, हमेशा डोमिनेट करेगा, तो कन्फ्लिक्ट्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई ज्यादा देखने को मिलेंगी, है ना। वहीं पे हमेशा डोमिनेंस दिखाते रहते हो तो रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे एक अपोजिट करो कि आपका ठीक है, चलो अब लिमिटेड टाइम है, तो सब दोनों कह रहे हैं चलो ठीक है, शेयर वाला कर लेते हैं। ऐसा देखो, आज थोड़ी देर प्रोग्राम तेरे टीवी पे चले, तेरे हिसाब से चलेगा, तो थोड़ी देर मेरे हिसाब से। आज मतलब कि आज क्या बनना है, फिर शाम को क्या बनना है, ये मेरे है, मतलब कि दोनों को शेयर कर लेते हैं। तो फिर मतलब हर चीज को शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कम देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स है बेटर रिलेशनशिप्स होगी। जो लड़ाई दंगे फसाद जो देखने को घर में भाई बहनों के बीच में ज़्यादा मिलता है, वो इन चीज़ को लेकर होता है, तो वो नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ ले रही हूँ, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। कोई एक छोटी बात पे भी हम लड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स होती है, गर्ल्स में तो घर में दो बहनें हैं, है ना, और घर का काम की बात है, घर के काम बहुत सारे, तो क्या करती है वो काम को बांट लेती है ना आपस में। तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे वर्क शेयर हो जाता है, पावर शेयर तो नहीं होती। लेकिन अगर तो हमें ऐसा देखो, ये तो छोटे मोटे घर पे एग्जाम्पल थे, लेकिन अगर आप कंट्री में भी देखोगे, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, तो उसमें देखोगे आप पावर शेयरिंग होती है ना। देखो प्रेसिडेंट के वर्क अलग होगा, उनकी पोस्ट अलग है, उनका काम अलग है, आपके पीएम का काम अलग है, ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनका काम अलग होता है, लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है, एमएलए एमपीज ये सब जो है, इनका काम अलग होता है। एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनका काम अलग होता है। आपके पीएम हो गए, आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सारे लोग, ये क्या कर पुलिस वाले हो गए, ये तो सारे हम पे रूल मतलब कि उसको करवाते हैं ना, हम भारत पर इम्प्लीमेंट जो रूल्स बने हैं। फिर उसके बाद जो देखने का काम, जो जुडिशरी होती है, कोर्ट्स वोर्ट्स आपके होते हैं, इनका काम अलग होता है। ताकि क्यों करते हैं, ताकि मतलब कि सब मतलब पावर एक के हाथ में ना हो जाए, और अगर एक के हाथ में पावर हो गई तो बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिक्टेटर बन जाएगा और डोमिनेंस दिखाना शुरू हो जाएगा कंट्री में, जिसकी वजह से कंट्री में बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे फसाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है वैसे तो समझना, हम देखते रहते हैं अपनी लाइफ में भी। और अभी भी हम जैसे हमारे मम्मी का काम अलग है, पापा का काम अलग है, आपका काम अलग है, दीदी का काम अलग है, सब एक जैसा काम थोड़ा करते हैं, है ना। पावर शेयरिंग तो अब देखो, अब पॉलिटिक्स में आते तो पावर शेयरिंग का मतलब अगर कुछ लिखना भी तो होगा ना एग्जाम में, पावर शेयरिंग का क्वेश्चन आ गया तो क्या है पावर शेयरिंग मीन्स इट इज द डिवीजन ऑफ पावर, या फिर व्हेन द पावर इज डिवाइडेड इनटू, जो पावर्स होती है वो डिवाइड हो जाती है किसमें, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में हो जाती है। इस वो पीपल्स में जब हम पावर को डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स की बात करें जैसे आर्मी डिफेंस का काम अलग होता है, मिनिस्ट्री का काम, डिफेंस ऑफिसर का काम, डिफेंस मिनिस्ट्री का काम अलग है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री जो आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है जैसे उनका काम अलग है, जो आपकी अलग अलग ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है, उनका काम अलग होता है, तो ग्रुप्स में तो है। अब पीपल की बात करें तो जैसे आपके पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आपके टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आप हो गए, सबका काम अलग अलग है ना, तो वहाँ पे पावर शेयर होती है ना। तो ग्रुप इंस्टीट्यूशंस जैसे लेजिस्लेचर, देखो तो थोड़ा आ नहीं रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, और डिफरेंट लेवल्स पर जो पावर डिवाइड होती है, तो इसको पावर वो कहते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पावर डिवाइड या फिर डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, पावर शेयरिंग को कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखो जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वो दो कंट्री के एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है, एक तो आपका श्रीलंका और एक है आपका बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम और श्रीलंका में क्या होता है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, उन कंट्री के हिसाब से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहीं पर जहाँ पे पावर शेयरिंग हुई है वहाँ के लोग वहाँ में डिफरेंस, और जिसमें पावर शेयरिंग नहीं हुई, जब मेजोरिटी को ज़्यादा फॉलो किया है क्योंकि मेजोरिटी उधर से थी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली है वहाँ पे पावर, तो फिर वो चीज़ हमें इस दो एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग, तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है हमारा बेल्जियम से। बेल्जियम छोटी सी कंट्री है, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि आपका यूरोप में है। अगर एरिया की बात की जाए तो आपका, अगर देखो वो छोटा सा मैं बना ही देती हूँ, ठीक है, तो बेल्जियम की बात की जाए, ठीक है, बेल्जियम की केस स्टडी है। ठीक है, हमारा जो स्टार्ट होता है ये केस स्टडी से स्टार्ट होता है चैप्टर, जो कि है बेल्जियम के बारे में, है ना। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। ठीक है, बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक स्मॉल कंट्री है आपकी, ठीक है, कंट्री है यूरोप में, EUROPE, यूरोप में। ठीक है, अगर इसकी पॉपुलेशन की वो एरिया की बात की जाए, एरिया की बात की या बॉर्डर की पहले बात कर लेते हैं, एरिया बाद में लिखेंगे, BO बाउंड्री की बात की जाए तो इसकी बाउंड्री किससे टच होती हैं, तो देखिए आप ये सपोज करें ये आपका छोटा, मतलब थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज थोड़ा बहुत एक्चुअली थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है बेल्जियम, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल जो है ना वो है आपकी ब्रुसेल। क्या है, ब्रुसेल। क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। तो इसकी बाउंड्री की बात की जाए तो ये बाउंड्री जो ऊपर से है ना, ऊपर साइड में, वो है आपका नीदरलैंड। ऊपर साइड में क्या है, नीदरलैंड, ठीक है। और जो आपका इस साइड में है वो है आपका जर्मनी, ठीक है। वैसे मैप अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं अच्छे से समझ में भी आ जाता, लेकिन अब मैं बना के वैसे बता सकती हूँ, ठीक है। और जो आपका इस साइड है, साउथ साइड में है, वो है आपका लग्जमबर्ग, ठीक है। और जो आपका ईस्ट साइड में है वो है आपका बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस।
तो इसकी बाउंड्री की बात की जाए तो आप देख सकते हो किस किस से टच होती है। इसकी मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। एक तो आपका होता है NTL, ठीक है, NTHL, नीदरलैंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ज़्यादा जगह भी नहीं है, ठीक है। और फिर आपका इधर है GR यानी जर्मनी। इधर जो बात की, इधर आपका साउथ में देखा जाए तो आपका है लग्जमबर्ग, LUX, है ना, LUXB, ठीक है, लग्जमबर्ग। और आपकी अगर ईस्ट में वेस्ट साइड में बात की जाए तो आपका क्या है, फ्रांस, FR, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री टच होती है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से मान लो कोई कंट्री दे रखी है कि इनमें से किसकी बाउंड्री टच नहीं होती, तो ये 4 याद रखना, जो अपोजिट जो अलग अलग है उस पर आप टिक मार्क कर देना, ठीक है। फिर बात आती है इसका एरिया की बात की जाए तो एरिया कितना है इसका, एरिया ज़्यादा तो इसका नहीं है, लेकिन एरिया ना इसका लगभग जैसे हमारा हरियाणा स्टेट है ना, उसी के बराबर इसका एरिया है, ठीक है। एरिया की बात की जाए तो हरियाणा के इजिकल टू हम बोल सकते हैं इसका एरिया, हरियाणा जितना हरियाणा उतना ही, छोटू सा कंट्री, ज़्यादा बड़ा भी कंट्री नहीं है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, इसमें पॉपुलेशन में थोड़ा सा देख सकते हैं, पॉपुलेशन है इसकी, पॉपुलेशन आपका कह सकते हैं हरियाणा के बराबर है, 1 करोड़ की, नहीं सॉरी हरियाणा नहीं, जैसा हरियाणा की नहीं है, आइडिया हरियाणा के बराबर है, 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 करोड़ की इसकी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ हमें देखने को मिलती हैं कि जो इसकी एथनिक कंपोजिशन है ना, एथनिक कंपोजिशन मतलब इसमें कैसे सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कैसे कौन कौन से लोग रह रहे हैं, कौन कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उसमें चीज़ वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो जो आपका ये ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला इसको बोलते हैं हम फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन, ठीक है, फ्लेमिश रीजन है आपका, ये यहाँ पे, ये आपका फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन, ठीक है, रीजन है, फ्लेमिश रीजन है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं ना, वो डच स्पीकिंग भाषा को, मतलब डच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं बात की जाए। और अगर इनकी परसेंटेज की बात करें तो 59%, ये कंट्री की बात हो रही है, कैपिटल की बात नहीं हो रही, कंट्री में 59% लोग हैं तो डच स्पीकिंग भाषा बोलते हैं, मतलब डच भाषा बोलते हैं। कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं पे आपके जो ये वाला रीजन है, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला साउथ वाला, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये आपका रीजन है वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन है, वेलोनिया रीजन, ठीक है। देखो यहाँ से MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो इम्पोर्टेंस थोड़ा समझ लेना, बाकी तो हमें इसका केस स्टडी समझनी है क्या था इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, वेलोनिया रीजन, जो साउथ में है। और इसकी अगर यहाँ पे बात की जाए तो कितने यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बात की जाए कितने परसेंट है, तो 40% लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 40% लोग हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और डच फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कंट्री में जो मेजोरिटी में कौन सी पॉपुलेशन है, वो डच स्पीकिंग पीपल की है, मतलब डच भाषा जो बोलते हैं उन लोगों की है। और माइनॉरिटी में भी कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है जो 40% है, ठीक है। तो लेकिन अगर कैपिटल की बात की जाए यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ थोड़ा उल्टा है। कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैपिटल में उल्टा है। यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ना, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो, वो आपको देखने को मिलती है मेजॉरिटी में, यानी 80%, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो है आपकी 20%, ठीक है। हाँ सॉरी, एक यहाँ पे जर्मनी वाला देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे जर्मन है ना, जर्मनी कंट्री है
तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जर्मनी भाषा बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जर्मनी भाषा बोलते हैं। तो आप कह सकते हो 1% जो लोग हो गए, 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है, जर्मन भाषा बोलते हैं 1%, ठीक है। तो ये थोड़ा एथनिक कंपोजिशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जो यहाँ पे आपकी जो मेजोरिटी में, कंट्री में जो मेजोरिटी में है वो लोग बैकवर्ड है थोड़े से, मतलब एजुकेशनल, मतलब एजुकेशन में, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बैकवर्ड साइड में है, ठीक है। और जो ये आपका ये क्या कहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो इकोनॉमिकली और वो एजुकेशनली बहुत एडवांस है, ठीक है। और जो भी राइट्स, मतलब जो भी अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है तो पहले कौन ग्रैब कर लेता है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग बेसिक माइनॉरिटी में, लेकिन इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो आपके डच स्पीकिंग लोग हैं बेसिक मेजोरिटी में हैं, लेकिन इनको जो अपॉर्चुनिटी है वो बाद में मिलती है, चाहे एजुकेशनल फील्ड से हो चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो, तो इनको जो फील्ड ये चीज़ बाद में मिलती है। और ये चीज़ देखने को फिर थोड़ा मिलता है, तो फिर यहाँ पे ग्रोथ का टेंशन देखने को मिलती है कि ये अब कहते हैं कि बेशक हम तो मेजोरिटी में, हमें तो इतनी सारी चीज़ें, बेशक तुम माइनॉरिटी में, लेकिन तो हम मेजोरिटी में, तो हमारी ज़्यादा सुननी चाहिए, ठीक है। तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा एजुकेशनल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इनमें इन दोनों कम्युनिटी में वो डिफरेंस वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपोजिट है। तो ये जो, तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्री कैपिटल में भी थोड़ा सा ये देखने को मिलता है, लेकिन इसमें, ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ही है नहीं। तो ये तो आपकी टेंशन देखने को मिलती है दो चीज़, कि यहाँ पे जो आपके जो माइनॉरिटी में है तो वो उनका वो एजुकेशनल और इकोनॉमिकली एडवांस है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उनको पहले मिलती है एज कम्पेयर टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो उनके बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन देखने को मिलती हैं। फिर ये करते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये हम इसमें देख लेंगे जो ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो एथनिक कंपोजिशन को लेकर, तो आप याद रखना, ठीक है। अब इसमें ये सॉल्यूशन क्या लेते हैं, तो अब ये चीज़ टेंशन देखने को मिलती है, तो अब ये क्या करते हैं जो ये लोग होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट, ताकि इनमें कन्फ्लिक्ट्स ना बढ़े इन दोनों कम्युनिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग में और डच स्पीकिंग वाले में, माइनॉरिटी मेजोरिटी में, तो ये क्या करते हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से चेंजेस लेकर आते हैं। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लेकर आते हैं वो आपकी गवर्नमेंट चेंज लाती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, गवर्नमेंट जो होती है 1970 से लेकर 1993 तक, ठीक है, तो 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है, चेंजेस लेकर आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या लेकर आते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स ये देखो 4 टाइम्स चेंजेस लेकर आती हैं ये, ठीक है। तो इनमें 4 टाइम्स चेंजेस में मतलब कि क्या क्या चेंजेस लेकर आती हैं अपने, ताकि जो ये कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो। तो पहला जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, जो हम अपने वोट्स के थ्रू चुनते हैं ना, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, ये सब, ठीक है। तो आप जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, सेंट्रल लेवल पर, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी 2 लेवल पर गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर के उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होंगे, ठीक है, ताकि दोनों कम्युनिटी की आवाज एक जैसे सुनी जाए, ठीक है। कोई हावी वहाँ पे हावी ना रहे, वहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे कंट्री में थोड़ा सा मेजोरिटी माइनॉरिटी तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर एक मतलब कि वहाँ डच स्पीकिंग लोगों का दबदबा ना रहे,
ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, पहला ये क्या होता है इनकी में, सेंट अपनी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है क्या चेंजेस लेकर आती है, जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी ना, सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल पर ये चेंजेस लेकर आते हैं कि जो आपके डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है, या डच कम्युनिटी बोल देते, ठीक है, डच कम्युनिटी तो नहीं बोलना, चलो चलो ठीक है समझ लेना, ठीक है। डच कम्युनिटी जो थी, नहीं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ऐसे नहीं लिखती, जो रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर्स, जिनको आप लीडर्स बोलते हो, वो जो इधर दोनों कम्युनिटी के, डच स्पीकिंग के और फ्रेंच स्पीकिंग के, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के, उनको इक्वल कर देते हैं, इनको दोनों को इक्वल कर देते हैं। फ्रेंच की जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे सेंट्रल लेवल पर वो इक्वल रहेंगे, ताकि एक ही कम्युनिटी वो यूनिवर्सली एक ही डिसीजन ना ले, अपने फेवर में डिसीजंस ना ले, ठीक है, डोमिनेट ना करे, ठीक है। दूसरा चेंजेस क्या लेकर आते हैं ये, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, यानी आप देखो, आप स्टेट गवर्नमेंट जैसा आपका होता है ना, आप इंडिया में कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को देखती है, एक स्टेट गवर्नमेंट है जो वहाँ के, मतलब आप देखते हो कि बिहार, यूपी, ये सब छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो स्टेट्स हैं उनको देखती है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो स्टेट में गवर्नमेंट होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या, इन्होंने क्या लेते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या सबऑर्डिनेट मतलब अंडर, किसी के अंडर में रहना, किसी के वो दबाव में रहना, ये सब चीजें, मतलब कि जो हर चीज, मतलब छोटी छोटे डिसीजन के लिए कि मान लो अगर वहाँ पे स्टेट है किसी में, वहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे स्कूल्स खोल रहे हैं, तो वहाँ पे स्कूल में छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगी, मतलब कि छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर इश्यूज होंगी तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट पूछ कर काम करेगी। तो ऐसा रहता है, आप फ्री हो, आप अपने स्टेट में अपने लेवल, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप अब हमारे प्रेशर में इतना ज़्यादा काम नहीं करो, तो जब तक हमारी एकदम यूनिटी पे बात ना आ जाए, तो आप अपने लेवल पर अपने स्टेट को अच्छे से काम करने के लिए, तो मतलब कि जैसे जो भी चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, यानी उसके हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को उसको पूछने की जरूरत नहीं है, अगर स्टेट अपने लेवल पर डेवलपमेंट के काम खुद कर सकती है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, हमारा सेकंड चेंजेस ये होता है, ठीक है। थर्ड चेंजेस क्या होता है, जो आपके जो आपकी कैपिटल थी, कैपिटल में अलग वो था ना कि कैपिटल में आगे जो कैपिटल में अपोजिट था एकदम, उसमें डच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, तो वहाँ के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है। तो कैपिटल जो होती है हमारी, कैपिटल जो थी ब्रुसेल्स होती है, वहाँ के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाती है, और वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाती है उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के, बेशक वो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे दोनों कम्युनिटी के, तो यहाँ पे भी इसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, वहाँ पे भी सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके अलावा भी जो फोर्थ चीज वो करती है वो करती है मतलब कि एक कम्युनिटी, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव इक्वल कर देते हैं, एक अलग से कम्युनिटी बनाई जाती है, एक अलग से सेपरेट कम्युनिटी बनाई जाती है, एकदम न्यू कम्युनिटी बनाई जाती है, ठीक है। हाँ, कह सकते हो इस्टेब्लिश या फिर बेल्ट नहीं, इस्टेब्लिश
कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है वहाँ पे मतलब कि कम्युनिटी से रिलेटेड रिलीजियस एजुकेशनल मतलब कि जो मैटर्स पॉलिटिकली भी होंगे, सोशली एजुकेशनली कल्चरली इनसे रिलेटेड कोई मुद्दे होंगे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है या फिर क्या होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट्स कहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे अलग बनाई जाती है ताकि वहाँ पे जो रिलीजियस सोशल और इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं बेसिक लेवल पे वो सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अगर यहाँ पे तो यहाँ पे जो लोग होते हैं बहुत हैप्पीली हो जाते हैं, सबको पावर शेयर हो जाती है, इक्वल नंबर में पावर शेयर होती है सब, तो सब लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। और फिर यहाँ का ये केस स्टडी थी। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ इसको इस चीज़ को देखकर इस मॉडल को देखकर यहाँ पे जो यूरोप EU है वो यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर वहीं पे एस्टेब्लिश करता है, कैपिटल जो इसकी होती है ब्रुसेल में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दूसरा केस स्टडी हमें समझनी है श्रीलंका वाली। ठीक है।